हेलो दोस्तों, आपकी अपनी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम साझेदारी विषय प्रवेश में बड़े सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पिछले हमारे सभी वीडियो में हमने इसके छोटे क्वेश्चन सीखे थे। उम्मीद है आपने वो सभी वीडियो अच्छे से देखे होंगे और सवालों को अच्छे से सीखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आज हम आपको दो नए खाते सिखाने जा रहे हैं, लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। आपने 11वीं क्लास में जो वार्षिक हिसाब करा था वो एकाकी पेड़ी का था, जिसमें केवल 3 खाते बनते थे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्के तलपट। पर 12वीं क्लास में आप जो सीख रहे हो वो साझेदारी का है। साझेदारी का मतलब है साझेदार का जो भी लाभ या हानि है वो आपको अलग कैलकुलेशन करके बताना है, ठीक है। इसलिए आपको 2 खाते एक्स्ट्रा सीखने पड़ेंगे वार्षिक हिसाब के लिए। ये जो सवाल हम सीख रहे हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते हैं, केवल आप किसके लिए सीख रहे हो, वार्षिक हिसाब के लिए। अगर आप ये अच्छे से सीख ले तो आपको वार्षिक हिसाब के जो भी सवाल है वो सब इजी लगेंगे, ठीक है। पर आपकी जो स्कूल की पहली एग्जाम होगी उसके अंदर ये दोनों खाते पूछे जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता। तो उसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि लाभ हानि वितरण खाता क्या होता है और साझेदारों का पूंजी खाता क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ हानि वितरण खाता क्यों तैयार किया जाता है। तो आपको धंधे को लेकर सोचना है। धंधे का जो भी लाभ होगा वो जमा पक्ष में और धंधे का जो भी नुकसान होगा वो उधार पक्ष में, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपको, अभी आपको केवल खाली इतना याद रखना है कि धंधे का जो भी लाभ होता है वो जमा पक्ष में लिखा जाता है, धंधे का जो भी नुकसान होगा लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम किसमें होगा, साझेदारों को पूंजी खाते में। साझेदारों को जो भी लाभ होगा वो जमा पक्ष में लिखेंगे और साझेदारों को जो भी नुकसान या खर्च होगा वो उधार पक्ष में लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, जो धंधे का लाभ होता है वो साझेदारों का खर्च होता है और जो साझेदार का लाभ होता है वो धंधे के लिए खर्च होता है। सवाल जब चलेंगे आपको एकदम इजी लगेगा। केवल अभी आपको इतना याद रखना है, क्या कहा मैंने आपको, साझेदार का जो भी लाभ होता है वो धंधे के लिए नुकसान होता है, धंधे का जो भी लाभ होता है वो साझेदार के लिए खर्च या नुकसान होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर साझेदार को पूंजी पर ब्याज हमें देना है तो साझेदार के लिए वो लाभ है, जैसे कि हमने पहले सीख लिया है। साझेदार के पूंजी पर साझेदार के लिए लाभ है, पर धंधे के लिए नुकसान होता है क्योंकि पूंजी पर ब्याज धंधे को साझेदार को देना रहता है, ठीक है। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए लाभ है पर धंधे के लिए वो नुकसान या खर्च होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होता है अकाउंट में, पूरे सवाल को अच्छी तरह पढ़ना, उसके बाद ही सवाल को शुरू करना। यहाँ लिखा हुआ हरपाल और चिराग एक पेड़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः क्या लिखी है, पूंजी। पूंजी साझेदारों का लाभ होता है, पूंजी खाते जमा पक्ष में हम लिखते हैं, ठीक है। क्या है, उनके लिए लाभ है, उनके जमा पक्ष में लिखी जाती है पूंजी। वर्ष दौरान हरपाल ने तारीख 1/4/2016 को 15,000 का तथा चिराग ने तारीख 1/1/2017 को 20,000 का आहरण करा। तो आहरण हम पहले भी सीख चुके हैं, आहरण साझेदारों का खर्च होता है, ठीक है, और खर्च हमेशा उधार लिखा जाता है। तो आहरण हम कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे। बट आपको इसकी तारीख पर ध्यान देना है, मोस्ट टाइम पे है। तारीख इन दोनों की अलग अलग है। पहले की तारीख क्या है, 1/4/16, जबकि जो चिराग है उसकी तारीख क्या है, 1/1/17। आगे लिखा हुआ है साझेदारी करार पत्र के प्रावधान निम्न अनुसार है। अब ये साझेदारी करार पत्र क्या होता है, जब एक नया धंधा शुरू करा जाता है तो साझेदार आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी करार पत्र, ठीक है। उसमें ये लिखा रहता है कि पूंजी पर कितना % ब्याज देना है, आहरण में कितना % ब्याज वसूल करना है, एक नया साझेदार कितनी पूंजी लाएगा, वगैरह वगैरह। इसका मतलब एक नई पेढ़ी किस हिसाब से चलानी है, सब कुछ साझेदारी करार पत्र में लिखा होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है। हमें पूंजी पर ब्याज गिनना है, जो भी हरपाल और चिराग की पूंजी होगी उस पर हमें ब्याज गिनना है। सवाल हम जब करेंगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, केवल खाली आपको अच्छे से ध्यान देते रहना है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है आहरण पर वार्षिक 9% ब्याज वसूल करना है। तो ब्याज वसूल कौन करता है, धंधा करता है। अगर वसूल करेगा तो उसके लिए वो लाभ है। आहरण पर ब्याज साझेदार को चुकाना पड़ता है, वो उनके लिए खर्च होता है, ठीक है। तो साझेदार के पूंजी खाते उधार करेंगे, धंधा वसूल करता है इसलिए उसके जमा पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हरपाल को पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 1,000 वेतन देना है। यहाँ पर जो हरपाल है वो अच्छे से काम कर रहा है इसलिए उसे एक्स्ट्रा वेतन दिया जा रहा है, कितना, मासिक 1,000। आप अंडरलाइन करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मासिक। मासिक का मतलब होता है एक महीने का 1,000 है, जबकि हम जो खाते बनाते हैं वो पूरे साल का होता है। इसका मतलब 12 से हमें गुणा करना पड़ेगा तो उसकी
वार्षिक वेतन आएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तथा चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन। हम छोटे सवाल में कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं, तो जो भी हमारा लाभ हानि वितरण खाते में लाभ निकलेगा उसका हम डायरेक्ट 5% कमीशन किसको देंगे, चिराग को देंगे। इजी है, केवल आप ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है हरपाल ने तारीख 1/12/2016 के रोज पेड़ी को 30,000 की लोन दी। साझेदारी करार पत्र में लोन के ब्याज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वह लोन पर वार्षिक 11% की दर से ब्याज की मांग करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोन होता है, लोन हम इन दोनों खाते में से कहीं भी लिखते नहीं है। लोन जो होता है वो पेड़ी का दायित्व है, पक्की तलपट में लिखा जाता है पूंजी दायित्व पक्ष में, और उसका जो भी ब्याज होता है, ब्याज हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते उधार लिखते हैं। ठीक है, तो लोन का यहाँ पर कुछ काम नहीं है इस चैप्टर में। वार्षिक हिसाब जब करेंगे तब हमारे काम का है, बट इस चैप्टर के लिए लोन का जो पॉइंट आएगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोन जो होती है वो पूंजी दायित्व पक्ष में लिखी जाती है, और लोन का जो भी ब्याज होता है वो लाभ हानि खाते उधार लिखते हैं। बट दोनों में से हमने यहाँ पर कोई भी खाता बनाया नहीं है, केवल हमने लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाया है। ठीक है, तो लोन का पॉइंट यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है लोन के बारे में कि वह लोन पर वार्षिक 11% की दर से ब्याज की मांग करता है। वैसे अभी हमें इस टॉपिक में लोन का व्यवहार नहीं करना, पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। यदि जब भी साझेदारी करार पत्र में उल्लेख नहीं होता है तो साझेदार के मांग के अनुसार ब्याज दिया जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हरपाल है वो 11% की दर से ब्याज की मांग कर रहा है, तो उसे नहीं देंगे। क्योंकि हमें पेड़ी के वार्षिक हिसाब के लिए टॉपिक तैयार करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर साझेदारी करार पत्र में उल्लेख नहीं है तो लोन पर 6% की दर से ही ब्याज दिया जाता है। क्या कहा मैंने, यदि साझेदारी करार पत्र में उल्लेख ना हो तो लोन पर 6% ब्याज दिया जाता है। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि यदि साझेदारी करार पत्र में उल्लेख ना हो तो लोन पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, 6%। और जो हरपाल है वो 11% ब्याज की मांग करता है तो उससे दिया जाएगा नहीं, केवल कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, 6%। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का उपरोक्त प्रावधान करने से पहले, क्या लिखा है, उपरोक्त प्रावधान करने से पहले। इस सवाल में हमें जो समायोजन दिए वो करने से पहले और हरपाल के लोन पर ब्याज गिनने के बाद, हरपाल की लोन पर ब्याज गिनने के बाद, हरपाल के लोन पर ब्याज हम कहाँ गिनेंगे, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में। ठीक है, लाभ हानि खाता हम यहाँ बना नहीं रहे, पर उसकी लोन पर ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो खाली आपको एज्यूम करना है कि उसकी लोन पर ब्याज हमने चुका दिया है। कहाँ चुका दिया, लाभ हानि खाते में। आगे लिखा हुआ पेड़ी का लाभ कितना है, 79,400। इसका मतलब हमें लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ मिला होगा उधार पक्ष में। अगर आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुद्ध लाभ होता है वो लाभ हानि खाते उधार पक्ष में निकलता है। लाभ हानि खाता लाभ हानि वितरण खाते से पहले बनाया जाता है। अगर वहां पे लाभ निकला है तो हम लाभ हानि वितरण खाते में कहाँ लिखेंगे, शुद्ध लाभ को जमा पक्ष में लिखेंगे। क्या बोलेंगे उसे, शुद्ध लाभ लिखेंगे। आप इन शॉर्ट इतना याद रखिए, पेड़ी का लाभ हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, जमा पक्ष में। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, शुद्ध लाभ की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हरपाल और चिराग की पूंजी दी गई है क्रमशः 1/4/2016 को। प्रारंभ की पूंजी हमेशा जमा पक्ष में लिखी जाती है। तारीख लिखेंगे आप 1/4/16 और पूंजी खाते की शेष है, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। जिस खाते के शेष हम लिखते हैं उसके हम क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए के रूप में। ठीक है, हरपाल की पूंजी कितनी है, 60,000 और चिराग की 1,00,000। ठीक है, इस प्रकार से तो पूंजी लिखना आपको समझ में आया होगा। आगे, वर्ष दौरान हरपाल ने तारीख 1/4/2016 को 15,000 का तथा चिराग ने तारीख 1/1/2017 को 20,000 का आहरण करा। आहरण साझेदारों का खर्च होता है, उधार पक्ष में लिखेंगे। 1/4/16 किसका आहरण है, हरपाल का, लिखेंगे आहरण खाते। हरपाल का है 15,000। चिराग का भी आहरण दिया गया है बट वो अलग तारीख से दिया गया है तो हम अलग से लिखेंगे। उसकी तारीख है 1/1/17। ठीक है, इसकी बाद की तारीख है तो बाद में लिखेंगे आहरण खाते। रकम किस में लिखेंगे, चिराग में लिखेंगे 20,000। ठीक है, इस प्रकार से।
पहली समायोजन क्या है? पूंजी पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज गिनना है। क्या गिनना है? हमें ब्याज गिनना है 12%। आपको बताना चाहूंगा कि समायोजन के हमेशा दो असर होती है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज साझेदार को मिलता है इसलिए जमा पक्ष में लिखेंगे, पेड़ी को चुकाना पड़ता है इसलिए उधार पक्ष में लिखेंगे। तो 12% की दर से ब्याज गिनना है, निकालेंगे। आपको ब्याज निकालते समय किसी का भी ब्याज हो, पूंजी पर ब्याज हो, आहरण पर ब्याज हो या किसी लोन का ब्याज हो, जब भी आप ब्याज निकालोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तारीख। तारीख आपको किस प्रकार से दी गई है? यदि आपको शुरुआत की तारीख यानी अपने हिसाबी वर्ष, अगर आपको ये तारीख दी गई है तो आपको ब्याज निकालते समय कुछ भी सोचना नहीं है। जो भी परसेंटेज दिया गया डायरेक्ट आप परसेंटेज दबाओगे, ठीक है। अभी पूंजी की शेष क्या दी गई है? 1416। इसका मतलब ये पूरे साल की पूंजी है और पूरे साल का ब्याज हम डायरेक्ट देते हैं। कितना परसेंट ब्याज देना है? 12%। तो जो हर पाल है उसकी पूंजी कितनी है? 60,000। 60,000 का डायरेक्ट 12%, 7200। और जो भी समायोजन की असर होती है वो आखिरी तारीख पे गिनी जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 31/3/2017, ठीक है। कौन सी तारीख पे लिखा जाता है? आखिरी तारीख पे, 31/3/17। क्या दे रहे हैं अभी हम? पूंजी पर ब्याज। तो आप लिखोगे पूंजी पर ब्याज। हर पाल की पूंजी पर ब्याज आया है 7,200, ठीक है। चिराग की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, 1,00,000 का 12%, तो 12,000। इस प्रकार से हमने इन दोनों की पूंजी पर ब्याज निकाला। पूंजी पर ब्याज साझेदार को मिलता है, उसके लिए लाभ है। देगा कौन? उन्हें पेड़ी देगी, पेड़ी के लिए वो खर्च है। तो दूसरी एंट्री हम यहां करेंगे, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज पेड़ी साझेदार को देती है, उसके लिए खर्च है। कौन कौन है? हरपाल और चिराग। हरपाल की पूंजी पर ब्याज आया 7,200, चिराग की पूंजी पर ब्याज आया 12,000। दोनों का टोटल कर देंगे, 12 आएगा 19,200। इस प्रकार से तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल समायोजन जो दी गई होती है उसी की दो असर होती है। पूंजी पर ब्याज जमा करा हमने, साझेदार के लिए लाभ है, उधार बस में लिखा पेड़ी के लिए खर्च है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आहरण पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज वसूल करना है। अब पेड़ी क्या करेगी? आहरण पर ब्याज वसूल करेगी। फिर से हमें ब्याज निकालना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? तारीख को देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब भी शुरुआत की तारीख होगी तो ब्याज निकालने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 31/3/17, आहरण पर ब्याज। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? 15,000 का 9% निकालोगे, 15,000 गुणे 9%, तो यहाँ पर आएगा 1,350। पर जो चिराग है, चिराग की तारीख यहाँ पर शुरुआत की नहीं है, 1/1/17 है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चिराग के आहरण पर ब्याज निकालेंगे, तो चिराग ने आहरण करा कब था? 1/1/17 को। आपको सवाल में जो भी तारीख दी गई हो, आपको कहाँ तक जाना है? 31/3/17, क्योंकि इस तारीख को हमारा वर्ष पूरा हो जाता है। कब तक जाना है? 31/3/17 तक आपको जाना है। और वही PRN की सहायता से हम ब्याज निकालेंगे, जो आपको पहले भी सिखा दिया है मैंने। सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं। प्राइस कितनी है? 20,000, ठीक है। गुणा कितना प्रतिशत है? 9%। 9 प्रतिशत किसमें होते हैं? 100 में। 9/100 गुणा। अब आपको ध्यान देना है कि कितने महीने का आहरण पर ब्याज इससे देना पड़ेगा। किसे? चिराग को। देखिए यहाँ पर जो पहला महीना है वो शुरू ही हो रहा है, ठीक है। पहली तारीख, पहला महीना 2017। अगर आप यहाँ से गिनना चालू करोगे और यहाँ तक जाओगे तो कितने महीने होंगे? 3 महीने। कैसे? पहला महीना शुरू हो रहा है तो पहले महीने को हम काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, और आप देख सकते हो तीसरा महीना यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। तीसरा महीने की 31 तारीख है, मतलब तीसरा महीना यहाँ पे पूरा हो गया है, तो तीसरे महीने को काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कितने महीने हुए? 1 2 3। 3 महीने का आहरण चिराग ने करा है केवल, ठीक है। कितने महीने का आहरण करा है? 3 महीने का, तो 3/12। कुछ इस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी, ठीक है। 20,000 गुणे 9% पहले निकाल सकते हो। तो कितने महीने का है? 3 महीने का, तो 3/12। तो यहाँ पर आया 450। तो चिराग के आहरण पर ब्याज कितना आया? 450, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर शुरुआत की तारीख होती तो डायरेक्ट हम 9% देते, बट यहाँ पर इसकी शुरुआत की तारीख नहीं थी। तारीख क्या थी? 1/1/17।
तो 1/1/17 से लेकर 31/3/17 तक कितने महीने हो रहे? 3 महीने। तो केवल 3 महीने का ब्याज चिराग को देना पड़ेगा। कितना आया? 450। ठीक है, इनके लिए खर्च होता है बट पेड़ी वसूल करती है। तो पेड़ी के लिए ये आवक होती है, आहरण पर ब्याज। हरपाल और चिराग 1350, 450 टोटल कर लेंगे, बाहर आएगा 1800। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हरपाल को पेड़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले मासिक 1000 वेतन देना है। वही तारीख को हिसाब करेंगे। वेतन, तो वेतन की कैलकुलेशन करने से पहले आपको ध्यान देना है, सवाल में लिखा हुआ है कि मासिक वेतन। मासिक का मतलब होता है 1 महीना। 1 महीने का वेतन कितना है? 1000। तो 1 साल का वेतन कितना? तो आप क्या करोगे? 12 से गुणा करोगे। तो 1000 गुणे 12। अब हमने गुणा 12 को करा है क्योंकि वो मासिक वेतन बोल रहा है, जबकि हम व्यवहार जो करते हैं वो पूरे साल का करते हैं। ठीक है, इसलिए 12 से हमने गुणा करा। तो कितना आएगा बाहर? 12,000। ध्यान देना है कि सवाल में लिखा क्या है, मासिक लिखा है या वार्षिक लिखा है। जब भी वार्षिक लिखा होगा तब आपको डायरेक्ट रकम रखनी है, पर मासिक लिखा था इसलिए हमने 12 से गुणा करा। बट इसको देगा कौन? धंधा देगा। धंधे के लिए वो खर्च है। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री होगी, हरपाल का वेतन कितना आया? 12,000। आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, साझेदार के लिए लाभ था, इसके जमा पक्ष में लिखा। धंधा इसको चुकाएगा, धंधे के लिए ये खर्च है 12,000। ठीक है, 2000 यहाँ पर जमा करा तो यहाँ पर उधार करेंगे। आगे समायोजन में बाकी है। यहाँ लिखा हुआ है चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। तो वितरण पात्र लाभ क्या होता है? सभी समायोजन करने के बाद जो लाभ बचता है उसे हम वितरण पात्र लाभ बोलते हैं, जिसे हम साझेदारों में बांटते हैं। सभी समायोजन करने के बाद जो भी लाभ बचेगा, ठीक है, जब हम खाता बंद करेंगे तो हमारे पास एक लाभ निकलेगा जिसे हम कहेंगे वितरण पात्र लाभ। उसका 5% कमीशन किसको देना है? चिराग को। तो इस समायोजन को आप याद रखोगे। ठीक है, आगे हरपाल के लोन के बारे में कहा है, तो वो तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया कि लोन के बारे में हमें क्या करना है। लोन अभी इस खाते में कहीं आएगी नहीं। आगे अब हमें तारीख 31/3/17 को पेड़ी का लाभ दिया गया जो है 79,400। पेड़ी का लाभ, इसका मतलब शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ लाभ हानि वितरण खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। शुद्ध लाभ 79,400। ठीक है, ये शुद्ध लाभ कहाँ निकलता है? लाभ हानि खाता उधार पक्ष में। लाभ हानि खाता इसके पहले बनाया जाता है, इसलिए अगर वहां उधार पक्ष में निकला है, आगे हम लाभ लाएंगे तो कहाँ आएगा? लाभ हानि वितरण खाते जमा पक्ष में आएगा। ठीक है, यहाँ हमने लिखा शुद्ध लाभ। तो अब हमारा सवाल पूरा हो चुका है क्योंकि समायोजन अब आगे कुछ भी नहीं है, केवल हमारे एक समायोजन बाकी है जो चिराग है। चिराग को कमीशन देना बाकी है। तो जो भी वितरण पात्र लाभ यहाँ पे निकलेगा उसमें हमें उसको 5% कमीशन देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? खाता बंद करेंगे। सबसे पहले हम लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जो पक्ष का टोटल ज्यादा होता है हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर जमा पक्ष का टोटल ही ज्यादा है तो टोटल करेंगे 79,400 प्लस 81,200, जो हम दोनों तरफ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो भी लाभ आया है साझेदार के खर्च को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 19,200। दूसरा क्या है? 12,000। तो यहाँ पर लाभ कितना आया है? 50,000। इसी लाभ को हम क्या बोलेंगे? वितरण पात्र लाभ। ठीक है, क्योंकि सभी समायोजन हमने कर दिए तो ये लाभ हमारे पास क्या बचा? वितरण पात्र लाभ। और लास्ट वाले समायोजन हम आप सोल्व कर सकते हैं क्योंकि चिराग को अभी कमीशन देना बाकी है। कितना परसेंट? 5%। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी वितरण पात्र लाभ की बात करेगा तो डायरेक्ट 5% हम रखेंगे। तो इसका 5% हम निकाल देंगे तो आएगा 2500। कमीशन किसका है? वो चिराग का। अभी इस लाभ को साझेदारों में हम बांटेंगे नहीं क्योंकि चिराग का कमीशन देना बाकी है। चिराग का कमीशन देने के बाद जो भी लाभ बचेगा उससे हम साझेदारों में बांट देंगे। बट अभी क्या कहा गया था कि वितरण पात्र जो भी लाभ आए उसका हमें 5% कमीशन किसको देना है? चिराग को। जो हमने दिया कितना आया? 2500। ठीक है, अब इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए वो लाभ है। तो यहाँ लिख देंगे कमीशन, और चिराग के खाते में लिख देंगे। इस 81,200 में से हमने 19,200 और 12,000 को माइनस करा था तो वितरण पात्र लाभ हमारे पास आया था 50,000। इसका हमें
5% कमीशन किसको देना था? चिराग को, जो कितना आया था 2500। 2500 हमने दे दिया है। अब हमारे एक भी समायोजन नहीं बची है, फिर से हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 21,200 में से सभी साझेदारों के खर्च माइनस कर देंगे, 19,200, 12,000 और लास्ट में 2500 भी। ठीक है, तो यहाँ बचा 47,500। तो अब इस लाभ को क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। इसे क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ। ठीक है, किसको किसको बांटेंगे, हरपाल और चिराग को, उनके लाभ आने के प्रमाण में। बट सवाल में हमें कहीं भी इनका लाभ आने का प्रमाण नहीं दिया गया है, और जब भी लाभ आने का प्रमाण नहीं दिया होता है तो लाभ को समान हिस्से में हम बांट देते हैं। तो क्या करोगे आप, 2 से भाग दे दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,750, दोनों के भाग में 23,750। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 47,500। अब ये जो लाभ है ये हरपाल और चिराग को मिल रहा है, उनके लिए लाभ है। पेड़ी दे रही है, उसके लिए खर्च है, उधार पक्ष में लिख दिया है। अब साझेदारों को मिलेगा तो उसके जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, दोनों के पक्ष में लिख देंगे 23,750, 23,750। अब जब आप पूंजी खाता बंद करोगे तो पूंजी खाते की अंतिम शेष हमारे पास आएगी। ठीक है, क्या मिलेगी, जब भी आप पूंजी खाता बंद करते हो तो पूंजी खाते की अंतिम शेष हमें मिलती है। पता है क्या करना है, सबसे पहले टोटल करेंगे। हरपाल का टोटल करते हैं, 60,000, 7,200, 12,000 और 23,750। तो यहाँ पर आया 1,29,50। चिराग का टोटल भी कर लेते हैं, 1,12,000, 2500, लास्ट में 23,750। तो यहाँ पर आया 1,38,250, 1,29,50, 1,38,250। तो माइनस करते हैं, 1,02,950 माइनस 15,000 माइनस 1,350। तो यहाँ पर आया 86,600। किसके भाग का आया, हरपाल का, 86,600। ये क्या हुई, इनकी अंतिम शेष। अंतिम शेष को हम क्या बोलते हैं, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकी अंतिम पूंजी बोलते हैं। जो हरपाल की कितनी आई, 86,600। अब जो चिराग है इसके टोटल में से हम इसके खर्च को ही माइनस करेंगे, जो कितना आया था, 1,38,250 माइनस 20,000। तो यहाँ पर आया 1,17,800। ठीक है, ये दोनों की क्या आई, अंतिम पूंजी आई हमारे पास। हरपाल और चिराग की अंतिम पूंजी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। तो आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपको वार्षिक हिसाब अच्छे से करना है तो आपको लाभ हानि वितरण खाता और साझेदार का पूंजी खाता अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ।